एटीएम के बाहर बैठा भिखारी। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त था। चंदनपुर शहर के चौराहे पर हर रोज की तरह आज भी काफी चहल पहल थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वहीं एम्प्लॉयज वर्कर्स अपने अपने काम पर। सभी के लिए ये दिन नॉर्मल दिनों की तरह ही था और उस भिखारी के लिए भी, जो हर रोज चौराहे पर लगे एटीएम के बाहर फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा करता था। बिखरे बाल, धूल से सना हुआ चेहरा और उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा देखकर लोग आमतौर पर अपनी नजरें फेर लेते थे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। एटीएम के अंदर से एक आदमी निकला जिसे देखकर भिखारी ने सर उठाया और कहा, नमस्ते वर्मा जी, आज देर हो गई ऑफिस के लिए। यह सुनकर वर्मा जी वहीं रुक गए। अरे, आप मुझे जानते हैं? जानता हूं साहब, हर रोज की तरह आज भी नीली शर्ट पहनी है आपने। हाँ, मैं हर रोज नीली शर्ट पहनता हूं, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। साहब, लोगों को पहचानना तो मेरा पुराना काम है, आप ज्यादा मत सोचिए। वर्मा जी हैरानी से भिखारी की तरफ देखते हैं और जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देते हैं और तेज कदमों से आगे बढ़ जाते हैं। पर यह कोई पहली बार नहीं था कि भिखारी ने किसी को उसके नाम से बुलाया हो, बल्कि जो भी यहां पे आता था वो उसे उसके नाम से ही पुकारता था। जैसे थोड़ी देर बाद एक और महिला एटीएम से बाहर निकलती है। अरे नमस्ते नमस्ते शुक्ला मैडम, आज बच्चों की फीस जमा करनी है क्या? शुक्ला मैडम के हाथ से पर्स गिरते गिरते बचा। हे भगवान, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हर महीने इसी तारीख को आती हैं आप? हाँ, मैं आती तो हूँ, लेकिन कभी मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तो फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? बस पता है मैडम। शुक्ला मैडम कांपते हुए हाथों से भिखारी को पैसे दे देती हैं और फौरन ही यहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये बात फैलने लगती है कि एटीएम के बाहर बैठा भिखारी लोगों को उनके नाम से पुकारता है और उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ जमा होने लगती है। भिखारी किसी को शर्मा जी कहता है तो किसी को खान साहब, कोई गुप्ता जी तो कोई रानू देवी। ये देखकर भीड़ में खड़ा राजू अपने अंकल से कहता है, अंकल, ये कोई जादूगर है क्या? नहीं बेटा, मुझे तो ये कोई बाबा लग रहा है जिसके पास लोगों को पहचानने की शक्ति है, इसलिए वो एटीएम से निकलने वाले हर इंसान का नाम लेकर पुकारता है। इतने में रवि, जो पास की कंपनी में नौकरी करता था, वो भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए आता है और जैसे ही बाहर निकलता है, रवि बेटा, इस महीने की सैलरी थोड़ी कम आई है क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बेटा, मैं चेहरे से परेशानियां पढ़ लेता हूं। रवि भिखारी के पास ही बैठ जाता है और उससे पूछता है, बाबा, आप हो कौन? कभी था कोई, लेकिन अब बस हालात का मारा हूं। पर आप सब लोगों को उनके नाम से कैसे जानते हो? बेटा, जब इंसान लोगों से जुड़कर काम करता है तो नाम अपने आप याद रह जाते हैं। इससे पहले कि रवि कुछ और पूछ पाता, इतने में यहां एटीएम का गार्ड आ जाता है। ए भिखारी, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि यहां मत बैठा करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं, बल्कि पहचान रहा हूं। अरे बहुत कर ली जान पहचान, चलो हटो यहां से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। फिर थाने में बैठकर आराम से पुलिस वालों को उनके नाम से पुकारना। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से कहता है, अरे रहने दो भाई, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे? बस बैठे ही तो हैं, अब बैठा रहने दो ना, तुम जाओ अपना काम करो। रवि की बात सुनकर गार्ड यहां से चला जाता है, जबकि रवि भिखारी के पास ही बैठा रहता है ताकि उसे अच्छे से एग्जामिन कर सके। इतने में शर्मा जी, जो बैंक के मैनेजर थे, वो एटीएम से बाहर निकलते हैं। गुड आफ्टरनून शर्मा जी, क्या हाल है? परिवार में सभी लोग ठीक हैं? यह सुनकर शर्मा जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। तुम कौन हो? अरे पहचाना नहीं? आपने ही तो मेरे टर्मिनेशन लेटर पर साइन किया था। रघु? जी सर। बैंक के मैनेजर को भिखारी से बात करते हुए देखकर आसपास भीड़ जमा होने लगती है। शुक्ला मैडम, वर्मा जी, शिशुपाल, गार्ड सब यहीं खड़े हो जाते हैं। तब शर्मा जी कहते हैं, तुम रघुनाथ हो ना, जो इसी बैंक के एटीएम काउंटर पर बैठते थे? हाँ सर, मैं वही हूं। ये क्या मजाक है? ये भिखारी पहले बैंक में काम करता था, इसकी हालत तो देखो जरा,
कहीं से भी ऐसा लग रहा है क्या भाइयों? तुम चुप रहो। तुमने अभी नौकरी ज्वाइन की है, इसलिए तुम रघुनाथ को नहीं जानते हो। ये हमारी बैंक का सबसे ईमानदार एम्प्लॉय था। तो फिर इनकी ये हालत कैसे हुई? तब रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। एक वक्त था जब मैं भी इसी बैंक के एटीएम काउंटर पर बैठता था, लोगों के अकाउंट उनके नाम से चेक करता था और सभी मेरी बहुत इज्जत करते थे। पर आपकी नौकरी कैसे गई? बैंक में नई टेक्नोलॉजी और मशीनों के आने के बाद मुझसे कहा गया कि अब स्टाफ की जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी एम्प्लॉयज के साथ साथ मुझसे भी नौकरी छीन ली गई। तो आपने दूसरी नौकरी क्यों नहीं की? मैडम, मैंने बहुत कोशिश की, पर उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए हर जगह से सिर्फ यही सुनने को मिला कि ओवर एज लोगों के लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। मेरी पत्नी बीमार थी और पैसों की कमी की वजह से एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया और शुक्ला मैडम की आंखों से आंसू छलक उठे। मैं भीख मांगना नहीं चाहता था, पर पेट की आग ने घुटनों पर बैठा दिया। पर आपको सबके नाम कैसे याद रहते हैं? रघुनाथ के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और उसने कहा, बेटा, आदतें नौकरी के साथ नहीं जाती, हालात बदलते हैं, इंसान नहीं। शर्मा जी आगे बढ़े और बोले, रघु, मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ये लो कुछ पैसे, तुम्हारे काम आएंगे ये। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, बस एक गुजारिश है कि मशीनों की वजह से लोगों से उनका रोजगार मत छीनिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और भी रघुनाथ बने। भीड़ में खड़ा सुशांत ये सब देख रहा था। वो रघुनाथ के पास आया और उससे कहने लगा, हेलो सर, मैं पास में बनी एक बैंक का मैनेजर हूं और हमें एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की जरूरत है। क्या? सच में साहब? हाँ, क्योंकि मशीनें सब नहीं कर सकती, इसलिए आप कल से आ जाना। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और भीड़ में खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आज समझ आया, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसे समझने के लिए उसके हालातों को जानना जरूरी होता है। सही कहा आपने। अंकल, आप फिर से बैंक के काउंटर पर बैठोगे? ये सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बेटा, पर किसी को नाम से बुलाने की आदत नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी हंसने लगे और भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। लेकिन सब लोगों के दिल में एक बात रह गई कि हालात बदलते हैं, इंसान नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।